कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग पर्यावरण में? लास्ट टॉपिक बताइए। इक्वेटर इनिशिएटिव। कल किसी ने कमेंट किया था कि उसमें कोई भी बच्चा इसमें बताना नहीं चाह रहा है, देखो टीचर पूछ रहा है लेकिन कोई भी बच्चा बता नहीं रहा है। देखा था आपने कमेंट उसमें? देखा था तो देखना चाहिए। पता चलेगा ना आपको आपकी करतूत। नेक्स्ट, पर्यावरण के क्षेत्र में इक्वेटर प्राइज। आप बताइए इक्वेटर प्राइज क्या है? किस चीज के लिए? बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और कौन इसमें रोल प्ले करता है? किसको रिकॉग्निशन दिया जाता है? मतलब किसके काम को मान्यता देते हुए उसे पुरस्कृत करने की कोशिश की जाती है? इंडिजिनस कम्युनिटीज जो बायोडायवर्सिटी के फील्ड में काम करती हैं, जैसे कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इस तरीके से काम कर रहा है, उसको दिया जाता है। ठीक है। एम एस स्वामीनाथन जो फाउंडेशन है उसने क्या काम किया है? आप बताओ भाई। एम एस स्वामीनाथन जो रिसर्च फाउंडेशन है उसने कुछ किया है? उसे कुछ पुरस्कार वगैरह मिला है? कौन सा? फिशिंग टेक्नोलॉजी? फिशिंग टेक्नोलॉजी? फिशिंग मतलब? हाँ आप बताओ। मोबाइल ऐप बनाया है, ठीक है। आईयूसीएन का और कौन कौन सा वो, ये बताइए कि कौन सा वो बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको मतलब गुड कैटेगरी में या गुड रेटेड? ठीक। चलिए आज का न्यूज़ देखिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, ठीक है। 2024 में ये रिपोर्ट जारी हो चुकी है। आपसे पूछा जा सकता है कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है, ठीक है। पहले भी पूछा जा चुका है। ये जारी करता है WWF। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। WWF कब बना था, कहाँ मुख्यालय है, ठीक है, इसके बारे में एक स्टैटिक जो जानकारी है वो खुद से आप ले लेंगे। करंट अफेयर पे ही मैं ज्यादा स्टिक करूंगा। तो इस रिपोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो ये है कि 1970 से लेकर के 1970 से लेकर 2020 तक जो है करीब 73% का डिक्लाइन हुआ है। 73% डिक्लाइन हुआ है किसमें? वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, वन्य जीव आबादी में। जो हमारे देश मतलब दुनिया में जो वन्य जीव आबादी है, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है, उसमें कितनी कमी आई है? 73%। ये आपसे उसमें ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत जो है उसने कहा है। ये एक सवाल बन सकता है आपसे, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि ये जो 73% ड्रॉप है इन एवरेज साइज ऑफ वर्टिब्रेट पॉपुलेशन, उसमें मैमल्स हैं, उसमें बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, ठीक है। पिछले 50 साल में इनकी संख्या बहुत तेज गति से घट गई है। दूसरा, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो इकोसिस्टम है हमारा, उस पर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। और उसमें कहा गया है कि जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये इसने स्टीपेस्ट डिक्लाइन देखा है। मतलब 85% डिक्लाइन है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हमारा धीरे धीरे डाउन हो रहा है। इसमें टेरेस्ट्रियल भी बताया गया है 69% और मरीन 56%। बस इतना ही जानिए। इसमें बताया गया है कि जो सबसे फास्टेस्ट डिक्लाइन इस फील्ड में देखा जा रहा है वो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन रीजन है। लैटिन अमेरिका और जो कैरेबियन रीजन है उसमें बहुत तेज गति से वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बाकी अन्य चीजों का क्षरण देखा जा रहा है। अगला सवाल है कि एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, जवाब है यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप का नाम सुना होगा आपने। यूनेप नैरोबी में है, केन्या में। केन्या में उसका हेडक्वार्टर है। तो एडेप्टेशन
ADAPATATION, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, कि कितना एडेप्टेशन गैप है चीजों में। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि दिस रिपोर्ट अपडेट्स द कॉस्ट ऑफ एडेप्टेशन फिनांस नीडेड इन डेवलपिंग कंट्री। कितना चाहिए जो विकासशील देश हैं उसमें, विकासशील देशों में जो एडेप्टेशन के मामले में पैसे की जरूरत है वो है 310 बिलियन डॉलर। 310, ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि मेन जो कंक्लूजन है इस रिपोर्ट का वो ये है, 310 बिलियन डॉलर पर ईयर, पर ईयर, हर साल चाहिए। ठीक है, इन 2035, 2035 से, मतलब इतना चाहिए हर साल, तब जाकर के एडेप्टेशन गैप हटेगा। एडेप्टेशन गैप का मतलब ये है कि जैसे आपको क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को जब निपटना है उससे, तो दो शब्द आते हैं उसमें, एक होता है एडेप्टेशन और एक होता है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है मिटिगेट करना, कटौती करना। कटौती यानी रिडक्शन। जैसे मान लो कि वो है CO2 वगैरह है, आपने उसमें कटौती कर दिया है, कुछ ऐसी चीज जहां से CO2 या सल्फर डाइऑक्साइड ये सब एमिशन हो रहा है, उसको आपने सीधे कम कर दिया या बंद कर दिया, तो ये तो मिटिगेशन है। एडेप्टेशन मतलब आप उसको बंद नहीं कर सकते पूरा, लेकिन आप उसमें कुछ ऐसा तब्दीली करेंगे, कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे जिससे कि जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा सीवियर ना हो। जैसे हम कहें कि थर्मल पावर प्लांट लग चल रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा उसकी संख्या कम करें और रिन्यूएबल जो एनर्जी के प्लांट्स हैं उसको ज्यादा बढ़ाएं, तो ये एडेप्टेशन वाला मामला है कि हमें एडेप्टेबिलिटी लानी है। जैसे आप देखिए कि जो ये है आपका वेहिकुलर एमिशन, यानी जितने भी आपके वाहन हैं इसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो हम अगर उसको स्विच कर दें कि इसमें ईवी में लिथियम आयन बैटरी लगाएं, तो ये हम एडेप्ट कर रहे हैं ना, लेकिन उस एडेप्टेशन में हमें फंडिंग की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ईवी खरीदना है, लिथियम आयन बैटरी खरीदना है। तो ये जो एडेप्टेशन गैप जितना ज्यादा होगा उतना ही क्लाइमेट चेंज से निपटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यूनेप कह रहा है कि ये रिपोर्ट जो है इसके हिसाब से देशों को काम करना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए ये जो UNFCCC जैसी मंच हैं, यहाँ पर इस बात का कंसेंसस बनना बहुत जरूरी हो गया है कि ग्रीन फिनांस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाए, जो कि विकसित देश नहीं करते हैं। तो ये बिंदु आप लिख लेंगे। नेक्स्ट लिखिए एमिशन गैप रिपोर्ट। एमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट ये जारी करता है। दूसरा रिपोर्ट है एमिशन, EMISSION, एमिशन गैप रिपोर्ट 2025। ये सब 2025 की रिपोर्ट्स हैं। पहली वाली 2024 की थी, दूसरी वाली 2025 और तीसरी वाली ये 2025। नाम क्या है? एमिशन, एमिशन गैप रिपोर्ट। जो ग्रीन हाउस गैस होती है, गैसेस, GHG गैसेस, 6 गैसेस हैं, उन सब गैसेस के द्वारा एमिशन होता है और एमिशन के टारगेट सेट किए गए हैं कि इतना एमिशन में कटौती करना है, लेकिन उसमें भी गैप देखे जा रहे हैं। उन सब चीजों को बताने के लिए जो है ये रिपोर्ट काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़िए, अगला है वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट, आउटलुक 4, पहले 3 आ चुका है, 2 आ चुका है, 1 आ चुका है। वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4, ये रिपोर्ट जारी किया है IUCN ने। IUCN ने कब? अभी, मतलब अक्टूबर 2025 में पूछा जा सकता है आपसे। तो इसमें जितने भी हमारे हेरिटेज एरियाज हैं वो उन सब में पर्यावरण का संरक्षण और बाकी चीजें ठीक से हो रही हैं कि नहीं, इसके लिए इसमें बताया गया है। 252 नेचुरल और मिक्स्ड यूनेस्को साइट्स को मॉनिटर किया गया है इसमें। 252 नेचुरल हेरिटेज साइट जो हैं, नेचुरल भी
और मिक्स्ड कैटेगरी के जो हैं, इन सबको हाईलाइट किया गया है क्लाइमेट थ्रेट्स के बारे में कि यहाँ पर क्लाइमेट थ्रेट की क्या, यहाँ लिख लीजिए जलवायु खतरा, मतलब इन सब हेरिटेज को कौन से जलवायु खतरों का सामना करना पड़ रहा है, AI लेड जो है सॉल्यूशंस कैसे दिए जाएंगे इस हेरिटेज के कंजर्वेशन के लिए, AI का इस्तेमाल करते हुए सॉल्यूशन दिया जाए, ये भी इसमें कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूनेप। यूनेप ये एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है जिसमें पूरे ग्लोबल एनवायरमेंटल जो स्थितियां हैं उन सब के बारे में बताया जाता है, बायोडायवर्सिटी के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, हर चीज के बारे में, क्योंकि एनवायरमेंटल आउटलुक है ये। इसमें बताया जाता है कि कैसे पूरी दुनिया में जो एनर्जी है, फूड है, इकोनॉमिक सिस्टम है, हर चीज क्लाइमेट चेंज से कैसे प्रभावित हो रही है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बहुत सीवियर इम्पैक्ट्स हैं। क्लाइमेट चेंज का हर चीज पे इम्पैक्ट है कि नहीं, सोशल इम्पैक्ट है। अगर मान लो क्लाइमेट चेंज के चलते पानी नहीं बरसा ज्यादा, या पानी बहुत ज्यादा बरसा, जिसको आप कहते हैं एल नीनो, ला नीना, ये सब फैक्टर्स, तो मान लो सूखा आ गया, अकाल आ गया, फेमाइन आ गया, इन सब चीजों के चलते आप देखिए कि जो किसान है उसकी खेती किसानी तबाह होगी, और फिर उसके बाद उसके सामने बहुत समस्याएं आती चली जाएंगी। वो कैसे ऋण लेगा, कैसे वो मनी लेंडिंग, कैसे वो डेट ट्रैप में फंसेगा, फिर और तमाम सब उसकी जमीन जायदाद को कब्जा कर लिया जाएगा। ये आज भी ये सब चीजें हैं, तो इसलिए हर चीज पर इम्पैक्ट है, मिट्टी पर इम्पैक्ट है। किसान का जो खेत है, मान लो वो उपजाऊ ही न रहे, इतना ज्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है, उपजाऊ मिट्टी नहीं है, आप पहले ज्यादा उगाते थे अब बहुत कम उग रहा है, ऐसी स्थिति में चीजें खराब हो जाएंगी। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज को सबसे बड़ा मुद्दा पूरी दुनिया में बनाना चाहिए। क्लाइमेट फिनांस, क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजीज, इन सब पर काम होना जरूरी है, और यूपीएससी और पीसीएस को भी इस पे काम करना चाहिए कि एक अलग से ही पूरा जो है टॉपिक, एक सेगमेंट शुरू किया जाए, जैसे पेपर 5-6 है ना, पूरा क्लाइमेट गवर्नेंस पे हो, सब लोग उस पे जितना ज्यादा एक्सटेंसिवली अगर जुड़ेंगे तो उससे फायदा क्या होगा, उससे मतलब हाँ कि जितना हमारा आज डैमेज हो रहा है वो सब उसमें क्लाइमेट चेंज का रोल बहुत ज्यादा है, उससे हमें सही रहेगा मामला थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो है वो है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये इस साल पूछा जा सकता है आपसे, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 जारी कर दिया गया है। जलवायु जोखिम सूचकांक, जलवायु जोखिम सूचकांक किसने जारी किया है, जर्मन वॉच ने। संगठन का नाम है जर्मन वॉच, जर्मनी की घड़ी। ठीक है, ये संगठन का नाम है, और ये कहां पर लॉन्च किया गया, कोप 30, जो कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 30 हो रहा था UNFCCC का, कहां पर, बेलेम, BELEM, बेलेम, ब्राजील में, यहां पर इसको लॉन्च किया गया 11 नवंबर 2025 को। ठीक है, इसमें बताया गया है कि ये रिपोर्ट कहती है, ये सूचकांक कहता है कि 8,32,000 लोगों की मौत हो चुकी है क्लाइमेट रिस्क के चलते। 8,32,000 पीपल डाइड, एंड नियरली, डेटा लिख लीजिए, पूछ सकता है डेटा भी, 8,32,000 people died, nearly 5.7 billion were affected, 5.7 बिलियन लोग क्लाइमेट रिस्क से अफेक्टेड हैं। और फिर लिख लो इकोनॉमिक लॉस कितना हुआ है क्लाइमेट रिस्क से, वो है $4.5 ट्रिलियन। मेंस में भी इसका इस्तेमाल कर लेना आप, पूछा जाएगा ना इम्पैक्ट, जैसे अब समझो धीरे धीरे अपने को ऐसे तैयार करो कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स, आप बताओ ये इम्पैक्ट ही तो है। आपने एकदम अपडेटेड डेटा डाला कि जर्मन वॉच की अभी हाल में रिपोर्ट में बताया गया है कि क्लाइमेट रिस्क के चलते 4.5 ट्रिलियन, अभी हम इतना हैं,
हमारी जो जीडीपी है भारत की वो 4.5 ट्रिलियन है और इतना क्लाइमेट रिस्क में खत्म हो गया है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सब चीजें प्रभावित हो जाएंगी। इसमें कहा गया है कि 1995 से लेकर के 1995 से लेकर के 2004 तक, 2024 तक कितनी घटनाएं घटी हैं? 9700 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मतलब बहुत ही खतरनाक मौसमी जो घटनाएं हैं, कहीं भूकंप, कहीं साइक्लोन, कहीं लैंडस्लाइड, कहीं फ्लड, ये सब तमाम जो चीजें हैं इसके चलते बहुत लॉस हुआ है। ठीक है, इस सूचकांक में भारत को रैंक दिया गया है 9th। ये आपसे पूछेगा, भारत को 9th वर्स्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वेदर कहा गया है, 9वां सबसे बुरी तरीके से प्रभावित देश कहा गया है इसको। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट अफेक्टेड किसको कहा गया है? मोस्ट अफेक्टेड जो कंट्री है वो है डोमिनिका, डोमिनिका, DOMINICA, डोमिनिका, देन म्यांमार, म्यांमार एंड होंडुरास। होंडुरास आप साउथ अमेरिका जब पढ़ेंगे, लैटिन अमेरिका, वहां मिलेगा होंडुरास, HONDURAS आर द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज इन द लॉन्ग टर्म इंडेक्स। ठीक है, अब इसमें बताया गया है जैसे कैरेबियन आइलैंड में कौन सा हरिकेन आया था, ठीक है, और किस कैटेगरी का आया था, कैसे प्रभावित किया, ये सब ज्यादा नहीं जानना है, इतना ही आप जानिए। इंडिया में जो रिकॉर्ड किया गया है, मतलब 1995 से लेकर के अभी तक 2024 तक भारत में 430 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये जो लिखा है आपने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, देखे गए हैं। और इंडिया में कितने लोगों की मौत हुई है वो लिख लीजिए, 80,000। इस सूचकांक में कहा गया है इसके चलते 80,000 लोगों की मौत हुई है, फर्टिलिटीज, और 1.3 बिलियन प्रभावित हुए हैं, अफेक्टेड हैं, और जो लॉस है वो है 170 बिलियन डॉलर का, 170 बिलियन डॉलर। इतना अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं है एक साल में। ठीक है, तो इसमें इस रिपोर्ट में पूरा जो इंडिया के मेजर डिजास्टर्स हैं, जैसे गुजरात में साइक्लोन आया था बहुत भीषण 98 में, फिर 1999 में उड़ीसा में साइक्लोन आया, उत्तराखंड का जो फ्लड है, केदारनाथ आपदा जो हुई थी 2013 वाला, उसकी बात इसमें हुई है। ठीक है, सीवियर फ्लड्स इन महाराष्ट्र एंड त्रिपुरा 2019, साइक्लोन अम्फान जो आया 2020 में, वो सब बताया गया है। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कैसे प्रभावित रहे, बस इतना जानिए आप। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसलिए किया है, मेंस का पर्सपेक्टिव एज वेल एज पीटी की भी चीजें आपको पता रहे। अगला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक जब भी आता है तो सवाल इससे बन सकता है। इसमें इंडिया को रैंकिंग आई है 13वीं, 13वीं। नहीं, 13वीं नहीं, इंडिया हैज फॉलन 13 रैंक्स टू 23rd, 23rd, 13 रैंक जो है फिसल गया है, 23 लिखिए, 23वां। और किसने ये सूचकांक जारी किया है, नाम लिखिए, जर्मन वॉच, इसको भी जर्मन वॉच जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें जो क्राइटेरिया है चेक करने का वो है GHG एमिशन, कि किस देश में कितना GHG उत्सर्जन है। दूसरा रीन्यूएबल एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी,
तीसरा एनर्जी यूज और फिर क्लाइमेट पॉलिसी। ठीक है, इस सूचकांक में पहली रैंक किसी को नहीं मिला है। ठीक है, दूसरा तीसरा भी रैंक नहीं मिला है। चौथा रैंक सीधे डेनमार्क से शुरू हुआ है, डेनमार्क, यानी कि क्लाइमेट परफॉर्मेंस सबका बुरा है। नेक्स्ट, ग्लोबल एसडीजी इंडेक्स। ग्लोबल एसडीजी इंडेक्स, ग्लोबल एसडीजी इंडेक्स में आप लिखिए कि इंडिया का जो रैंक है वो कितना है, 99। 99, ठीक है, 167 देशों में से। किसने जारी किया, नाम लिखिए, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ठीक है, भूटान को इसमें 74वां रैंक था। नेपाल भी हमसे आगे है, 85वां। बाकी डिटेल में आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगला जो सवाल है वो है क्रायोजेनिक फैसिलिटी टू प्रिजर्व इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज इन तमिलनाडु। क्रायोजेनिक फैसिलिटी बनाई गई है, क्रायोजेनिक फैसिलिटी टू प्रिजर्व इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो संकटापन्न वनस्पति प्रजाति है, संकटापन्न वनस्पति प्रजाति, इसकी सुरक्षा के लिए, हाँ तमिलनाडु में क्रायोजेनिक फैसिलिटी बनाई गई है। इसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस का तापमान, कैप्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये लोग जो है प्लांट स्पीसीज के बारे में सारा रिसर्च करेंगे। एक चीज सुन लीजिए, आपको अच्छा समझ में आएगा कि ये जो क्रायोजेनिक फैसिलिटी होगा, इट विल स्टोर सीड्स। इसमें सीड लिए जाएंगे। इसमें जो डॉर्मेंट बड्स हैं, जो कलियां हैं जो खिली नहीं है, डॉर्मेंट हैं, प्लांट टिश्यू, प्लांट जो है उसके टिश्यूज हैं, इसके साथ साथ जो है जो नेटिव स्पीसीज हैं उन सबके पार्ट्स को लेकर के प्रिजर्व किया जाएगा। और इसमें कम से कम 140 स्पीसीज, 140 स्पीसीज ऑफ रेयर इंडेंजर्ड थ्रेटेंड प्लांट, जो कि आईयूसीएन में लिस्टेड हैं, आईयूसीएन के रेड लिस्ट में ऐसे 140 हैं, उन सबको जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा इसके माध्यम से। तमिलनाडु इस मामले में अच्छा कर रहा है। नेक्स्ट, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क आपसे इस बार पूछा जा सकता है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, असम में स्थित है। ठीक है, क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि यहाँ पर जो फेरल हॉर्सेस हैं, मतलब ये सबसे बड़ा हैबिटेट है इंडिया में फेरल हॉर्सेस का, मतलब जो जंगली घोड़े होते हैं उनका ये एरिया है। और यहाँ पे कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, तो उस पे एनजीटी ने थोड़ा रेगुलेट करने की कोशिश की है। तो आपसे सीधे पूछ देगा कि कहाँ पर स्थित है। और एक न्यूज ये भी है कि जो ग्रासलैंड इन्वेडर्स हैं उनके चलते भी ये एरिया बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। ग्रासलैंड में खतरा उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं, तो ये है।
और रिवर इरोजन की समस्या यहाँ पर बहुत है, श्रिंक हो रहा है डिब्रू सैखोवा वाला एरिया, नेटिव प्लांट्स वगैरह इसको प्रभावित कर रही हैं, इसके इकोसिस्टम को, इसलिए पूछा जा सकता है। ठीक है, फेरल हॉर्सेस जरूर याद रखिएगा, FERAL, फेरल हॉर्सेस इन डिब्रू सैखोवा। एनजीटी ने, ये 2025 का ही न्यूज है, एनजीटी ने ऑर्डर दिया था इसको लेकर के। ठीक है, और एक और चीज के चलते न्यूज में था कि इस नेशनल पार्क के पास एक ऑयल रिसर्च सेंटर बनाने का जो है प्रस्ताव किया गया था। तो असम के एक्टिविस्ट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा भाई कि ये हमारा इतना महत्वपूर्ण पर्यावरणीय एरिया है, आप यहाँ पर ऑयल रिसर्च सेंटर न लगाइए। ठीक है, तो इसलिए आपसे पूछ सकता है। इस बार आपसे नामचिक नामफुक पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का निशान लगाइए। नामचिक, NAMCHIK, नामचिक। नामफुक, NAMPHUK। ठीक है, नामचिक या नामफुक, नाम अपना फूक दो बिना, हाँ मतलब पढ़े लिखे। क्यों महत्वपूर्ण है, लिखिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का पहला कमर्शियल कोल माइनिंग यहां शुरू किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में है ये, अरुणाचल प्रदेश का पहला कमर्शियल कोल माइन, यानी वाणिज्यिक जो कोयला खदान है, उसका उद्घाटन यहां पर किया गया है। ठीक है, इससे एनर्जी मैप में इसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। ये कोल माइन है, नामचिक नामफुक कोल माइन चैंगलैंग डिस्ट्रिक्ट में है, चैंगलैंग, CHANGLANG। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन जान लीजिए कि जो नामचिक नामफुक कोल माइन है, इट होल्ड्स रिजर्व्स ऑफ 1.5 करोड़ टन्स ऑफ कोल, 1.5 करोड़ टन कोल है यहाँ पे, कोल का भंडार। और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए आप इसको बता सकते हैं, इस प्रयास को, कि भारत सरकार ने ऐसा काम किया है, आत्मनिर्भर भारत, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट, ये सब बातें। ठीक है, शेषाचलम, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आपसे पूछा जा सकता है, कहां पर स्थित है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ये अभी स्पॉट रेयर लिजर्ड स्पीसीज के चलते चर्चा में रहा। ठीक है, मतलब रेयर लिजर्ड स्पीसीज, छिपकली की जो प्रजाति है। छिपकली से याद आया, मैं कल देख रहा था कि एक दो वीडियो सामने आए शॉर्ट, तो उसमें कोई जो है छिपकलियों के लिए कपड़े बना करके उसको पहना रहा है कि ये पहला जो है, हाँ 20 रुपए में मिलेगा कि आप छिपकली को कपड़ा पहनाइए। अब बताइए, छिपकलियों को कपड़ा पहनाने के लिए फुर्सत है लोगों के पास कि आप 20-20 रुपए में खरीदिए, कैसे पकड़ेंगे, कैसे पहनाएंगे, और क्या लाभ मिलेगा उसका। अजीब है काम सब। बड़े प्रेम से वो बोल रहा है जो इसको प्रमोट कर रहा है। अभी एक बहुत ही दुर्लभ स्लेंडर लोरिस की प्रजाति भी शेषाचलम रिजर्व में देखी गई है, स्लेंडर लोरिस स्पीसीज, इसके चलते भी ये न्यूज में रहा। शेषाचलम एक और चीज के चलते न्यूज में रहा, लेकिन ये पूछेगा नहीं, कि कुछ लोग ट्रैकिंग कर रहे थे उस एरिया में और चोरी छिपे जाके वहां कुकिंग कर लिया और कुछ बना लिया खाना पीना, उसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। नेक्स्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 28 दिसंबर 2025 सबसे लेटेस्ट है। गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी एज इको सेंसिटिव जोन। उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले में पार्वती अर्गा, ARGA bird sanctuary has been declared eco sensitive zone
इको सेंसिटिव जोन कौन से कानून के तहत घोषित किया जाता है? उस कानून का नाम क्या है? उस कानून का नाम है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 सेक्शन 3 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड, केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वो किसी एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित करे। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन जब घोषित होता है तो कुछ एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड हो जाती हैं, कुछ अलाउड होती हैं, कुछ प्रोहिबिटेड होती हैं। ये सब आप पर्यावरण में और डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, तो आपका होमवर्क है कि इको सेंसिटिव जोन में क्या क्या होता है, इसको बनाने के क्या लाभ हैं और क्या नुकसान है, इस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पार्वती अर्गा जो है रामसर साइट भी है। अब लिखिए बानेरघट्टा नेशनल पार्क चर्चा में। बानेरघट्टा, BANNER, घट्टा GHATTA, बानेरघट्टा या बनेरघट्टा नेशनल पार्क। यहाँ का जो ESZ है, इको सेंसिटिव जोन, उसको लेकर के डिस्प्यूट हुआ है, और इसलिए ये चर्चा में है। खबर है 10 जनवरी 2026 की। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी है वो अब इसको देखेगा क्या मामला है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जब 2016 में बानेरघट्टा नेशनल पार्क को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था, तो जो ओरिजिनल मतलब उसका एक्सटेंट था उसी रूप में उसको इको सेंसिटिव जोन माना जाए, घटाया बढ़ाया ना जाए। जैसे इको सेंसिटिव जोन जब आप घोषित करते हैं तो उसमें बहुत सी चीजों को अलाउ करते हैं, तो सरकार चाहे तो उसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकती है ना। तो वो वाली चीज इसमें कही गई है कि ओरिजिनल रूप में जैसा था बानेरघट्टा नेशनल पार्क का इको सेंसिटिव जोन, उसी रूप में ले आइए, क्योंकि उसमें चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद इको सेंसिटिव जोन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है लेकिन हम एक लाइन में जानेंगे, और वो ये है कि पहली बार अभी भारत का जो पर्यावरण मंत्रालय है इसने सभी राज्यों को बोला है कि अगर आप लोग वेटलैंड के, किसी भी वेटलैंड के एरिया में या वेटलैंड के नजदीक कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो आपको पहले इको सेंसिटिव जोन का स्टेटस सबमिट करना होगा कि वो इको सेंसिटिव जोन तो नहीं है। अब जैसे मान लो गंगोत्री है उत्तरकाशी में, गंगोत्री को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। अब आप जाके वहां पर उस एरिया में कुछ बना रहे हैं, रिजॉर्ट या कुछ भी ऐसा, तो डेवलपमेंट और पर्यावरण पे असर पड़ेगा ना। पहले ही बता दो कि भाई ये इको सेंसिटिव जोन का जो नॉर्म्स है वो फुलफिल किया जा रहा है, तो उससे हमें वेटलैंड एरिया को कंजर्वेशन करने में मदद मिलेगी। तो ये है इसमें। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट, आप इसको इन्वायरमेंटल गवर्नेंस का नाम दे सकते हैं कि भारत सरकार जो है पर्यावरण के क्षेत्र में जो गवर्नेंस है उसको अच्छे से कैसे लेकर के चलेगी, उसके ये सब उदाहरण हैं। ठीक है, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट को इसके लिए बोला है कि आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाने जा रहे हैं अराउंड वेटलैंड्स तो आप सबमिट करिए कि आपने नोटिफाई किया है ESZ उस एरिया में। ये सब बातें बता करके काम करना है। आगे बढ़िए। आप लोग पढ़ लीजिएगा एक और चीज, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006। इस बार भी ये आ सकता है। कैसे आएगा? सिंपल पूछ सकता है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन किस साल जारी किया गया था? 2006। ठीक है, इसको EIA नोटिफिकेशन बोलते हैं, और इसका नाम ध्यान से सुनो, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट का असेसमेंट करना है। जब भी आप कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाने जा रहे हैं
तो एनवायरनमेंट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका असेसमेंट किया जाए, इसके लिए EIA मानक बनाए गए हैं। और ये EIA मानक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जारी किए गए हैं, ये भी लिख लो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जारी। ठीक है, तो ये जो EIA नोटिफिकेशन है, इसमें एक बात कही गई है, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनी प्रोजेक्ट, ध्यान से सुनिए, एनी प्रोजेक्ट दैट कुड सिग्निफिकेंटली अल्टर लैंड यूज और अफेक्ट एयर, वाटर और इकोसिस्टम मस्ट ऑब्टेन प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस। अगर कोई भी प्रोजेक्ट है जो लैंड यूज को प्रभावित कर रहा है, यानी भूमि है कोई, उस भूमि का इस्तेमाल कर रहा है और उसमें परिवर्तन कर रहा है, मतलब मान लो ये कृषि योग्य भूमि है, आप उसको गैर कृषि योग्य भूमि कर रहे हैं। ये फॉरेस्ट लैंड है, आप उसको नॉन फॉरेस्ट लैंड, उसको काट करके वहां रोड बना रहे हैं। अगर आप लैंड यूज को अल्टर कर रहे हैं, क्योंकि आपको अगर रोड बनाना है, हाईवे बनाना है, तो कई बार ये सब काम करना पड़ेगा ना। तो अगर ऐसी चीज है तो उसमें आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना होगा, ऐसी बात इसमें कही गई है। तो अल्टर लैंड यूज। दूसरा, आपने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिससे एयर पोल्यूशन हो जाए उस एरिया में, मान लो विंड मिल्स बनाई गई हैं या कुछ भी किया गया है ऐसा, या जिसमें अब चिमनी विमनी जो होती है उसमें धुआं निकल रहा है, ऐसे इलाकों में काम किया गया है। वाटर, है ना, और इकोसिस्टम, उसके लिए इसी जरूरी है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस। नेक्स्ट, अभी हाल में एक केस आया है, उस केस का नाम है वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। आपसे पूछ सकता है कि वन शक्ति बनाम भारत संघ केस क्या है। ठीक है, क्या है इसमें, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, पुट्स, सुप्रीम कोर्ट पुट्स एन एंड, रोक लगा दिया है या बंद कर दिया है, क्या, टू एक्स पोस्ट, एक्स पोस्ट फैक्टो, ये शब्द आपके लिए थोड़ा टफ होगा, एक्स पोस्ट फैक्टो और ऑब्लिक करके रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव भूतलक्षी जिसको कहते हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस। इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई भी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, 1980 में आपने शुरू किया वो प्रोजेक्ट, ठीक है, और जब आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया तो उस समय नियम कानून के हिसाब से चलने का या क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बाद में आपने 2005 में या 2008 में नया कानून बनाया और बोला कि नहीं, वो नियम मतलब अनुमति लेनी जरूरी है, और आपने रेट्रोस्पेक्टिव बोल दिया कि पुराने भी जो ऐसे इनिशिएटिव्स हैं उन पर भी ये बात लागू होगी। भूतलक्षी, जैसे इसको आप अभी जब अनुच्छेद 20 में पढ़ेंगे भारतीय संविधान में आर्टिकल, तो वहां पर देखेंगे कि भाई अगर जब आप अपराध कर रहे हैं जिस समय, और उस समय उस अपराध को अपराध बोलने वाला कोई कानून है, तो आपको दंड मिलना चाहिए। लेकिन जिस समय आपने अपराध किया उस समय कोई ऐसा कानून नहीं था जो उसको अपराध घोषित करे, और बाद में आपने फिर कानून बनाया और रेट्रोस्पेक्टिवली उस पर लागू कर दिया भूतलक्षी रूप से कि वो अपराध भी अपराध माना जाएगा। जैसे इसको इस रूप में भी देख लो, टैक्सेशन सिस्टम में भी रेट्रोस्पेक्टिव चलता है कि जब हमने कभी जो है टैक्स लगाया, ठीक है, या टैक्स न लगाने की बात हुई, बाद में हमने नियम कायदा कानून बना के बोला कि ये चीज टैक्सेबल होगी और रेट्रोस्पेक्टिवली 1995 से लागू होगी, तो 1995 से जितना टैक्स है वो फिर भरना पड़ जाएगा। ऐसी सारी बातें इसमें हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं चलेगा। इसमें ऐसे समझिए कि 2017 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था पर्यावरण मंत्रालय ने, और 2021 में
एक ऑफिस मेमोरेंडम भी लागू करके हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने कहा था कि रेट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल्स ठीक हैं, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, एक्स पोस्ट फैक्टो या रेट्रोस्पेक्टिव ये जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हैं इस पर बैन रहेगा। ये है केस, इसको और अच्छे से अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है। अगला न्यूज है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इन दुसांबे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर, इस बार ग्लेशियर से सवाल जरूर आएगा। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ये दुसांबे में हुआ, DUSHANBE, और यहां पर इंडिया ने ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के लिए अपना कमिटमेंट शो किया। दुसांबे ताजिकिस्तान में है, ताजिकिस्तान में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करेंगे फिर कल की क्लास में कुछ। इको सेंसिटिव जोन का जो टॉपिक है ये एवरग्रीन टॉपिक है यूपीपीसीएस और आईएएस के लिए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये भी सदाबहार है, ये दोनों बिल्कुल भी इग्नोर नहीं होने चाहिए। फिर इसके बाद जो वेस्टर्न घाट का टॉपिक है, मतलब ऐसे 15 विषय बनाइए जो हर हाल में आते हैं और उस पर काम कर लीजिए, ठीक है।